हेलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा। अगर आपका सपना आईआईसी बेंगलोर या किसी दूसरे आईसर में जाकर अपने ड्रीम को पूरा करना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आईआईटी बायोलॉजी के 2026 एक्सपीरियंस के लिए 30 डेज का क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जहाँ पे एनसीईआरटी के हर चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए बेटा। और उसी सीरीज में उसी कंटिन्यूएशन में आज बात करें इकोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर इकोसिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले बच्चों। रैशनलाइज कंटेंट के हिसाब से इस चैप्टर में हमें ये 5 टॉपिक मेनली डिस्कस करने हैं। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो हम अननेसेसरी इरेलेवेंट टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहला जो वर्ड जो आप के दिमाग में आता है, इकोसिस्टम। एक ऐसा सेल्फ रेगुलेटेड जिसमें अपने आप रेगुलेशन हो रहा है। तो सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ सस्टेनिंग, जो अपने आप को खुद से सस्टेन कर सके, सरवाइव करवा पाए, ऐसा सिस्टम जो कि फंक्शनल यूनिट है बायोस्फेयर का, उसको हम क्या कह देते हैं? इकोसिस्टम। क्लियर हो गया बच्चों कि सेल्फ रेगुलेटेड भी है, सेल्फ सस्टेन्ड भी है, एंड इसको फंक्शनल यूनिट कहा जाता है बायोस्फीयर की, या नेचर आप कह सकते हैं। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं कि सबसे पहले जो इकोसिस्टम वर्ड था वो किसने कॉइन किया और किसने पॉपुलराइज किया। तो सबसे पहले द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय टेंसले, लेकिन इसको पॉपुलराइज किया ओडम ने। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। टेंसले ने कॉइन किया था टर्म को, और फादर ऑफ इकोलॉजी ओडम को कहा जाता है। तो इकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? देखो, एक एक बहुत अच्छी सी कहानी की तरह आप इसको अगर आप देखेंगे ना, तो चीजें बहुत समझ में, बहुत इजीली समझ में आएंगी। मान लीजिए आप एक पोंड में गए, ठीक है। पोंड में आपको क्या दिखेगा? पोंड में आपको दिखेंगे कुछ प्लांट्स, पोंड्स में आपको दिखेंगे कुछ एनिमल्स, राइट। लेकिन ये प्लांट्स कहाँ ग्रो कर रहे हैं? प्लांट ग्रो कर रहे हैं सोइल में। प्लांट अपना फूड कहाँ से बना रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस के लिए इसको सनलाइट की जरूरत पड़ती है, सन पे ही डिपेंड है। फोटोसिंथेसिस के लिए इसको मिनरल्स चाहिए, वो सोइल से मिल रहे हैं। इसको CO2 की जरूरत होती है, इसको वाटर की जरूरत होती है, ठीक है। अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद प्लांट या एनिमल, इनकी हो जाती है डेथ। तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, मतलब डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो जाती है, जिससे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है, प्लांट एनिमल, ये क्या है? बायोटिक, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन सोयल, मिनरल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सन टेम्परेचर हम कह सकते हैं, ये सारे क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स है। तो इसका मतलब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम बच्चों एक इंटरेक्शन है किसी भी एरिया में। हम पौंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, उनका इंटर रिलेशनशिप है, इंटरडिपेंडेंस है, और उनका नॉन लिविंग एबायोटिक, ये तो बायोटिक हो गया, उनका एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, नेचर के साथ, जैसे सॉइल, टेम्परेचर, ऐसे कंपोनेंट के साथ भी इंटरेक्शन है, इंटर रिलेशनशिप है। तो उस रिलेशनशिप को बच्चों कहा जाता है इकोसिस्टम। याद रहेगा। नाउ अगर हम एनसीईआरटी को देखें, तो एनसीईआरटी क्या कह रही है कि देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कुछ बायोटिक है, कुछ एबायोटिक है। अब एबायोटिक इंडिविजुअल जो, सॉरी, बायोटिक इंडिविजुअल जो है और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, एक दूसरे से अफेक्टेड है, और ये इंटीग्रेटेड मैनर में काम कर रहे हैं। मैंने भी यही बताया आपको।
और इस इंटीग्रेशन में क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी अकर्स ड्यूरिंग दिस इंटरडिपेंडेंस, फ्लो ऑफ एनर्जी अकर्स, ठीक है। So this flow of energy takes place in these components of ecosystem. अब जब ये इंटरेक्शन होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का, जब इंटरेक्शन होता है ना बेटा, तो क्या हो रहा है, देखो एक तरफ हमारे पास क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कि मान लीजिए एक फॉरेस्ट है, वहां पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, टॉल प्लांट्स हैं जिनको हम ट्री कह देते हैं। लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो जो ट्रीज होंगे उनकी हाइट ज्यादा होगी, उसके बाद हार्ब्स होंगे, शार्ब्स होंगे, फिर कुछ हार्ब्स होंगे, तो उसकी तरह, उसकी वजह से किस तरह से एक लेयरिंग बन जाती है, एंड हर लेयर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटा। तो हार्ब्स का एक स्ट्रेटा हो गया, शर्ब्स का एक स्ट्रेटा हो गया, ट्रीज का एक स्ट्रेटा हो गया, एंड द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटा फॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब लेयरिंग हो रही है, कैनोपी फॉर्मेशन आप इसको कह सकते हैं नेचर में, ठीक है। अब इसकी वजह से जो एनर्जी का फ्लो है वो अलग अलग होता है, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम में क्योंकि एनर्जी इन्वॉल्व है, तो एनर्जी जो इन्वॉल्व है वो यहाँ पे इकोसिस्टम ओपन सिस्टम की तरह काम करता है। इकोसिस्टम एक्ट्स एज ओपन सिस्टम। क्या मतलब हो गया कि इसको एनर्जी मिलेगी, इनपुट मिलेगा, ये उसको प्रोसेस करेगा एंड विल गिव आउटपुट। सो ओपन सिस्टम, ठीक है। कि सोलर एनर्जी मिली इनपुट की फॉर्म में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई, प्रोड्यूसर्स ने की, और फूड की प्रिपरेशन होगी, आउटपुट आ गया। तो ये आउटपुट क्या कहला रहा है, प्रोडक्टिविटी। दिस आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। इस प्रोडक्टिविटी की वजह से ये बैलेंस रहता है नेचर में। जब मैटर सर्कुलेट करेगा इकोसिस्टम में, एनर्जी इज लॉस्ट, तो एक रेगुलर इनपुट की जरूरत है टू मेंटेन इकोसिस्टम। अब ये जो फंक्शनल बैलेंस है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है इकोसिस्टम की, इसको कहा जाता है होम्योस्टेसिस, ठीक, जो कि फीडबैक मैकेनिज्म के अंडर कंट्रोल होता है। अब अगर हम पूर्ण एज इकोसिस्टम ले, एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है। स्ट्रेटिफिकेशन की बात हमने कर ली कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट स्पीशीज का, ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। मैंने आपको एग्जांपल बताया फॉरेस्ट का, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ग्रासेस, ट्रीज, सारे के सारे प्रेजेंट हैं यहाँ पे। नाउ इफ यू टेक पूर्ण एज इकोसिस्टम, तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो पूर्ण को जब हम इकोसिस्टम की तरह देखते हैं तो वहां पे एबायोटिक कंपोनेंट्स की फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है, ये एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। फाइटोप्लैंक्टन हो गए यहाँ पे प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स अलग अलग टाइप के हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जूप्लैंक्टन हो गए, फिर स्मॉल फिश हैं, लार्ज फिश, ये कंज्यूमर्स हो गए। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो जो डिकम्पोजर्स हैं, फंजाई, बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको उनका जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको स्मॉल सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम अलग अलग कंपोनेंट्स की बात करें तो देखिए, ओन्ड एज इकोसिस्टम, सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। एबायोटिक कंपोनेंट्स में दो पार्ट हो गए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जबकि अमीनो एसिड और ह्यूमिक एसिड जैसे सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। बायोटिक में प्रोड्यूसर्स हो गए सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स, अलग अलग टाइप के, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, अलग अलग टाइप के फिलामेंटस हो सकते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स हो सकते हैं, सबमर्ज प्लांट्स एंड सो ऑन, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए जो कि प्रोड्यूसर्स का काम करेंगे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनाएंगे। उसके बाद कंज्यूमर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टॉप कंज्यूमर। मैंने बताया था कंज्यूमर में जू प्लैंक्टन्स आ जाएंगे, स्मॉल फिश आ जाएगी, लार्ज फिश आ जाएगी, राइट, और ह्यूमन बींग्स भी आ सकते हैं। एंड फाइनली डिकम्पोजर्स की, हर लेवल के ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद उसका डिकम्पोजिशन किसके हेल्प से होगा, बैक्टीरिया और फंजाई, जिनको हम डिकम्पोजर्स कह रहे हैं। तो इसका मतलब देयर इज अ रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, जो इसको सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रेगुलेटिंग, फंक्शनल
कंपोनेंट बना देते हैं, एक इकोसिस्टम बना देते हैं। अब पौंड में जोन कौन कौन से होते हैं? 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है मेनली, कि पेनिट्रेशन ऑफ लाइट, कि किस एरिया में, किस रीजन में कितनी लाइट आ रही है, और दूसरा डेप्थ कितनी है। लिटोरल जोन जो लैंड के पास का हिस्सा होता है, जहां पे सनलाइट सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होती है। लिम्नेटिक जोन ओपन वाटर है, ये वाला हिस्सा जहां पे लाइट पेनिट्रेट कर पाती है। प्रोफंडल जोन इसके नीचे का हिस्सा जहां पे बहुत रेयरली लाइट पहुंचती है। तो जो लिम्नेटिक जोन की बाउंड्री, लिम्नेटिक और प्रोफंडल जोन के बीच का जो एरिया है, वो लाइट कंपनसेशन लेवल है। और बेंथिक जोन जहां पे कभी लाइट नहीं पहुंचती। तो ये 4 जोन नॉर्मली एक पौंड में प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, अलग अलग क्लासिफिकेशन की गई है इकोसिस्टम्स की। इकोसिस्टम टाइप, तो सबसे पहला टाइप अगर हम देखें इकोसिस्टम का, तो क्या होगा? चलो आप बताओ सबसे पहला टाइप इकोसिस्टम का, जल्दी से। आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, तो उसमें से एक एग्जांपल कोई मुझे बता दीजिए। पौंड एज इकोसिस्टम मैंने बता दिया आपको, नेचुरल एंड मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल एंड मैन मेड भी कह सकते हैं आप इसको, आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं आप इसको, और एंथ्रोपोजेनिक भी कह सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक भी कह सकते हैं। ठीक है जी। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा आपका? आपका फॉरेस्ट आ जाएगा, आपका लेक आ जाएगी, रिवर आ जाएंगी, ओशन आ जाएगा, ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम है। लेकिन क्रॉप फील्ड आपकी, आपका एक्वेरियम, ये मैन मेड इकोसिस्टम। एक्वेरियम ये मैन मेड इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसी तरह अगर दूसरा क्लासिफिकेशन करें हम इकोसिस्टम का, तो नैनो इकोसिस्टम एंड मेगा इकोसिस्टम। नैनो इकोसिस्टम में ड्रॉप ऑफ वाटर इट कैन एक्ट एज इकोसिस्टम, जबकि मेगा में 2 हो जाएंगे, माइक्रो एंड मैक्रो, लार्ज लेवल एंड स्मॉल लेवल। तो लार्ज में तो वही हो जाएगा फॉरेस्ट, पौंड माइक्रो इकोसिस्टम हो जाएगा आपका। ठीक है। तो देयर आर वेरियस वेज जिसके हेल्प से हम इकोसिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैंने बताया आपको कि नई एनसीईआरटी के हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से, ये 4 पैरामीटर्स, फोर्थ वन इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स, हमें डिस्कस करने हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहला है प्रोडक्टिविटी। नाम से ही आप समझ गए होंगे, प्रोडक्टिविटी द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। और उस एनर्जी में क्या है? कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, या जिसको हम बायोमास भी कह सकते हैं, बाय एनी ट्रॉपिक लेवल। किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे ये हो सकता है, कोई भी ट्रॉपिक लेवल ये सिंथेसिस कर सकता है। कब कर सकता है? पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया में गिवन टाइम में कितनी एनर्जी की सिंथेसिस हुई, कितना बायोमास बना किसी ट्रॉपिक लेवल पे, वो क्या कहलाता है बच्चों? ट्रॉपिक लेवल। ठीक है। तो कांस्टेंट इनपुट हमें मिलता है सोलर एनर्जी का किसी भी इकोसिस्टम में, उसके फंक्शनिंग के लिए और सस्टेन रहने के लिए। तो इसका मतलब जो प्रोडक्टिविटी है वो 2 टाइप की होगी। प्रोडक्टिविटी ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है जी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को भी 2 कंपोनेंट्स में डिस्कस करेंगे हम। पहले हम बात करते हैं क्या होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी accumulated in plants, accumulated in plants, कि जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया तो उनके पास जो एनर्जी आई वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वही पर यूनिट एरिया पर इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है। अब इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
ग्रोस एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस क्या होता है? टोटल ऑर्गेनिक मैटर, टोटल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है जी, कि प्लांट्स ने जो बनाया टोटल, इट इंक्लूड्स वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज एडेड इन द बॉडी ऑफ प्रोड्यूसर्स, प्लांट में जो ऐड हुआ, ठीक है, प्लस लॉस सफर टू देम, कि रेस्पिरेशन के टाइम पे कुछ एनर्जी का लॉस हुआ, ग्रेजिंग हुआ, कुछ और एडवर्स कंडीशन हुई, तो ये टोटल है। और एनपीपी क्या है? अगर जीपीपी में से वो लॉसेस को हटा दें, रेस्पिरेटरी लॉसेस या किसी भी तरह के लॉसेस को अगर हम हटा दें, तो क्या कहलाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। एक दूसरा तरीका मैं बताता हूं आपको, कि आप अपने फादर से पूछना, तो उनको जो सैलरी मिलती है, एक पार्ट उसका कहलाता है ग्रोस सैलरी, यहाँ पे जिसको हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, कि मान लीजिए 1 लाख रुपए मिले, लेकिन उस 1 लाख में से पीएफ कट जाता है, प्रोविडेंट फंड कट जाता है, जीपीएफ कट जाता है, सॉरी कुछ टैक्स कट जाता है, तो ये सब मिला के मान लीजिए 20,000 रुपए कट गए, तो इन हैंड सैलरी कितनी आई? उनके हाथ में कितनी आई? 80,000। तो वो क्या कहलाएगी? नेट सैलरी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बात समझ में आई बच्चों? समझ में आ गई बात? तो ग्रोस मतलब टोटल, और उसमें से जो लॉसेस हुए प्लांट को, जो एनर्जी का उसने यूटिलाइजेशन किया, वो सारा क्या हो गया? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कैसे इसको मेजर किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये दो पार्ट में कनेक्ट डिवाइड कर दिया हमने, ग्रोस एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रोस में से अगर हम रेस्पिरेटरी लॉसेस को हटा देते हैं, तो क्या कहलाता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये वो एनर्जी है जो अवेलेबल है एज बायोमास फॉर द कंजप्शन बाय हेट्रोट्रोप्स, ठीक है। मतलब जो एनर्जी हेट्रोट्रोप्स के पास गई, वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है बच्चों। तो ये रेट है, रेट ऑफ रीसिंथेसिस, दोबारा से बनना, रेट ऑफ रीसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्लियर। कौन कर रहा है इसकी सिंथेसिस? बाय कंज्यूमर्स, डिफरेंट कंज्यूमर, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर है, चाहे वो टॉप कंज्यूमर है, ठीक है। अब देखो, जो लॉस होता है, रेस्पिरेशन लॉस कितना कितना होता है, आपको इससे आइडिया आ जाएगा। रेस्पिरेशन लॉस, जो ऑटोट्रोप्स हैं, जो जो प्रोड्यूसर्स थे, उसमें नियरली 20% होता है। हार्बीवोर्स के लिए ये लॉस होता है नियरली 30%, और कार्निवोर्स के लिए हो जाता है अप टू 60%, ठीक है बच्चों। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नेट प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस आफ्टर एवरी ट्रॉपिक लेवल, आफ्टर एवरी ट्रॉपिक लेवल नेट प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? अब यहां पे इसने पूछा है कि, यस यहां पे था, कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स। तो एक क्विक रिकैप हम ले लेते हैं। देखो, प्रोडक्टिविटी लेवल्स अलग अलग होते हैं, प्रोडक्टिविटी लेवल्स अलग अलग होंगे अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स में, ठीक है। तो हम मेनली इनको चार चार तरह से डिस्कस कर लेते हैं। हाई प्रोडक्टिविटी, दूसरा है एवरेज प्रोडक्टिविटी, तीसरा है लेस, एंड चौथा है लीस्ट, सबसे कम, लीस्ट, ठीक है। चारों वर्ड समझ में आ गया आपको? अगर नेट प्रोडक्टिविटी लेस देन 200 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है, तो क्या कहलाएगा? लीस्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लीस्ट प्रोडक्टिविटी। तो ये इकोसिस्टम मेनली कहां मिलेगा? जहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत कम होगा, तो इसका एग्जांपल है डीप सी। लेस प्रोडक्टिविटी, जहां पे 200 से 1000 ग्राम के बीच में पर मीटर स्क्वायर पर ईयर प्रोडक्टिविटी है, नेट प्रोडक्टिविटी है, वो क्या कहलाएगा? लेस प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम। तो इसका एग्जांपल आ जाएगा ग्रासलैंड। कंपेयर कर रहे हैं हम उनको। तीसरा है एवरेज प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम, जहां पे 1 से 2 किलो बायोमास प्रोडक्शन हो, 1 to 2 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर,
ऐसा इकोसिस्टम एवरेज प्रोडक्टिविटी वाला कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या आ जाएगा, हमारे जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स जहाँ पे हम ग्रो करते हैं वहां पे। और हाई प्रोडक्टिविटी कहाँ पे होगी, जहां पे 2 से लेके 4 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, अब आप बताओ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी फाउंड इन कोरल रीफ्स, याद रखना। ठीक है बच्चों, उसके बाद एस्चुरीज में होती है, उसके बाद एस्चुरीज में होती है, और लैंड में बात करें तो हम शुगर केन फील्ड में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, याद रहेगा। ठीक है, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जो कोरल रीफ्स हैं, फ्लड प्लेन्स हैं, शुगर केन फील्ड्स हैं, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इस लेवल में होती है। बात समझ में आ गई। तो ये एक कंपैरिजन है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी का। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। कुछ आइडिया तो अभी तक आपको आ गया होगा कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला तो सोलर रेडिएशन ही होगा, सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे। सोलर रेडिएशन है क्योंकि सन अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, तो ट्रॉपिकल रीजन में मैक्सिमम सनलाइट अवेलेबल होती है और पोल्स पे मिनिमम होती है, तो इसलिए वहां पे ग्रेजुअल वेरिएशन देखने को मिलता है। सेकंड है टेम्परेचर, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे वहां पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी एज कंपेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट। थर्ड फैक्टर हो जाता है मॉइस्चर कंटेंट, ये इनडायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेटेड है। जो ह्यूमिडिटी है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है, रेन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। ठीक है, लेकिन अगर लेस वाटर अवेलेबल है तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑब्वियस सी बात है, प्रोड्यूसर्स के लिए उनकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट जरूरी है। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होगा सोइल में तो उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी ग्रोथ अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, एंड फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ प्रोड्यूसर्स, ये क्या होता है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ प्रोड्यूसर्स, कि प्रोड्यूसर्स की एबिलिटी, ठीक है, टू ट्रैप लाइट एनर्जी। तो इसमें जो C4 प्लांट्स हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, C4 प्लांट्स मोर प्रोडक्टिव देन C3 प्लांट्स। और इसमें भी मैं स्पेसिफिक अगर एक एग्जांपल बताऊं तो आप याद रखना, शुगर केन इज मोस्ट प्रोडक्टिव क्रॉप, शुगर केन मोस्ट प्रोडक्टिव क्रॉप, याद रखना बेटा। ठीक है, तो एक कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिया, पहला कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिया क्या, प्रोडक्टिविटी। उसके बाद क्या आता है, डिकम्पोजिशन। सेकेंड वन इज नोन एज डिकम्पोजिशन, यस दिस वन। अब आपने सुना है कि अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है क्योंकि वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को स्मॉल सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है बाय लूजनिंग ऑफ सॉइल। इसी तरह डिकम्पोजर्स भी ये काम करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों डिकम्पोजिशन। क्या है डिकम्पोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन है, फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन किसका जी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स किसमें है, इनटू इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिजम्स, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। तो जो वेस्ट होता है दैट इज नोन एज डेट्रिटस, है ना। तो डेट्रिटस एक्ट्स एज रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन आफ्टर डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो बचा वो क्या कहलाएगा, डेट्रिटस। तो 4 स्टेप मेनली और इनडायरेक्टली 5। सबसे पहले ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, इनकी डेथ हुई, डेट्रिटस बना, ये रॉ मटेरियल हो गया। तो सबसे पहले होगा फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद कैटाबोलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, इसके बीच में लीचिंग भी होगा। और ये वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं पूरी प्रोसेस को, टेम्परेचर, मॉइस्चर, सॉइल पीएच, ऑक्सीजन एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस।
कैसे होता है चलिए डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम सुंदर सा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया बच्चे आपको, सबसे पहला स्टेप क्या बताया, फ्रेगमेंटेशन, है ना, यही था फ्रेगमेंटेशन। किसका फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस की जो डेट्रीवोर्स हैं। डेट्रीवोर का कोई एग्जांपल बता सकते हो आप, डेट्रीवोर कोई एग्जांपल बताइए। टर्माइट्स ले लेते हैं, टर्माइट्स एग्जांपल क्या है, टर्माइट्स, अर्थवॉर्म है, बीटल्स हैं। तो ये क्या करेंगे, ये लार्ज पीस पे फीड करेंगे, फीड ऑन लार्ज पीसेस, ठीक है जी। लेकिन स्मॉल फ्रेगमेंट्स तो रह गए, स्मॉल फ्रेगमेंट्स लेफ्ट, उनका क्या होगा। तो एक प्रोसेस होती है पल्वराइजेशन, पल्वराइजेशन, पल्वराइजेशन होता है डेट्रीवोर्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो उसकी वजह से जो डेट्रिटस है वो अनडाइजेस्टेड बाहर आ जाता है, तो ठीक है। अब क्या होगा उसका, उसका होगा कैटाबोलिज्म, सेकंड स्टेप होगा उसका कैटाबोलिज्म। अब कैटाबोलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन प्रोसेस है, कैटाबोलिज्म इज अ ब्रेक डाउन प्रोसेस। कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस आपने पढ़ा है ना। तो जो डिकम्पोजर्स हैं, अब वो क्या करेंगे, उनकी पल्वराइजेशन के बाद उनकी बॉडी से बाहर आ गया, डिकम्पोजर्स अब क्या करेंगे, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूस कहां पे सिक्रीट कर रहे हैं वो, ओवर डेट्रिटस, उस डेट्रिटस के ऊपर उन्होंने वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट कर दिया, जिससे क्या हो गया, जो इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था वो किस में चेंज हो जाएगा, सोल्यूबल फॉर्म में, सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में मिल गया हमें, ठीक है जी। अब एक पार्ट तो डिकम्पोजर्स ने ले लिया, इमोबलाइज्ड हो गया, और ये स्मॉल सिंपलर फॉर्म में रह गया। अब तीसरा स्टेप होगा जिसको हम कहेंगे लीचिंग, ये बीच में आता है लीचिंग। लीचिंग क्या होता है कि सोल्यूबल सब्सटेंस जो बने डिकम्पोजिशन के, वो डीपर लेयर में चले जाएंगे, सॉइल के डीपर लेयर में चले जाएंगे, उसको क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर तक चले जाएंगे, ठीक है। अब दो प्रोडक्ट मिले, अब दो प्रोडक्ट मिल गए, एक मिल गया ह्यूमस और दूसरे हमारे पास है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू ह्यूमस बनता है वो ह्यूमिफिकेशन कहलाएगी, दैट प्रोसेस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन, ठीक है बच्चों। और ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिले, दैट प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन। ये टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे 1 मिनट के बाद, ठीक है। तो मिनरलाइजेशन क्या है, रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, चाहे वो मिनरल है चाहे वो नॉन मिनरल्स है, फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। इसको मैं समराइज करता हूं आपके लिए, तो कैसे समराइज होगी, ये लीजिए, इजिली समराइज हो जाएगी ये बच्चों आपके लिए। देखो क्या था, डेट्रिटस था, ठीक है जी। अब क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कैटाबोलिज्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लीचिंग हुई। तीन प्रोसेस होगी, 1 2 3। उससे क्या हो गया, दो प्रोडक्ट्स बने, एक बन गया ह्यूमस, उस प्रोसेस को हमने कह दिया ह्यूमिफिकेशन, और दूसरा क्या हुआ, CO2 प्लस H2 जैसे न्यूट्रिएंट्स मिले हमें, उसको कह दिया हमने मिनरलाइजेशन। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फैक्टर्स ऑलरेडी मैंने बता दिए कौन से अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा है तो डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगी, हाई टेम्परेचर फेवर्स डिकम्पोजिशन प्रोसेस। मॉइस्चर एसेंशियल फॉर डिकम्पोजिशन, न्यूट्रल और स्लाइटली जो एल्कलाइन सॉइल होगी वो फेवर करता है, ठीक है। और एरिबायोसिस, एरोबिक कंडीशंस,
कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे आर एसेंशियल फॉर डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? चलो, अब तीसरा स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप क्या है? पहला स्टेप हमने बात कर ली थी, अब डिकम्पोजिशन बात कर लिया हमने, अब बात है एनर्जी फ्लो की। थर्ड स्टेप क्या है? एनर्जी फ्लो का। तो एनर्जी फ्लो क्या है? डीप सी और हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ के सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन की जो लाइट एनर्जी आती है, सन की जो एनर्जी आती है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें एक्स रेज भी हैं, उसमें गामा रेज भी हैं, उसमें यूवी रेडिएशंस भी हैं, है ना? लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड पीएआर, फोटोसिंथेटिकली, ये हम इसको सेपरेट कर देते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पीएआर रीजन कहते हैं, ठीक है? और जो टोटल सनलाइट आती है उसका 2 से 10%, या हम कह सकते हैं पीएआर रीजन का 2 से 10% प्लांट्स कैप्चर करते हैं सिर्फ, ठीक है? तो और ये पास हो जाता है, ये ये सिर्फ 2 से 10% एनर्जी है जो पूरी लाइफ को सस्टेन करके रखी हुई है। तो कैसे ये एफिशिएंटली यूज होती है, कैसे ये पास होती है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। अब आपको ये पता है कि फूड चेन क्या होती है, फूड चेन और फूड वेब का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फूड चेन क्या है? फूड चेन को आप समझ लो, हु ईट्स हूम, सिंपल वर्ड्स, कौन किसको खाता है। एक सिक्वेंशनल मैनर में डिपेंडेंस है ऑर्गेनिज्म की ओवर अदर टू गेट फूड एंड एनर्जी। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वैसे तो सनलाइट है, प्रोड्यूसर से एनर्जी जाएगी प्राइमरी कंज्यूमर के पास, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। तो ये जो सिक्वेंशनल लीनियर फ्लो है एनर्जी का, दैट इज नोन एज फूड चेन, हु ईट्स हूम, ये आपको याद रखना है, ठीक है? प्रोड्यूसर्स होते हैं, नॉर्मली ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, ठीक है जी? उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसमें ग्रेजिंग एनिमल्स आते हैं, वो क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद ग्रेजिंग एनिमल्स के बाद क्या आ जाएंगे? ये हर्बीवोर्स हो गए। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, स्मॉल कार्निवोर एंड लार्ज कार्निवोर। तो ये लार्ज कार्निवोर टॉप कंज्यूमर हो सकते हैं, या ह्यूमन बीइंग टॉप कंज्यूमर हो सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी या टॉप कंज्यूमर। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं, बायोमास डिक्रीज होता चला जाता है, बायोमास कम होता चला जाता है, ठीक है? नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन्स। अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात करें तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट हैं, ग्रास कह लीजिए, आप फ्लावर कह लीजिए, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, कैटरपिलर। फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर का काम कर रहा है यहाँ पे, स्नेक टर्सरी कंज्यूमर है, और ऑवल यहाँ पे टॉप कंज्यूमर है। तो ये ग्रेजिंग फूड चेन होगी। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ डेट्रिटस फूड चेन के साथ, अभी हमने डिकम्पोजिशन प्रोसेस को डिस्कस किया, तो ये डेड लीव्स हैं, इनको डेट्रीवोर्स स्मॉल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और उसको फिर टॉप कंज्यूमर यूज कर लेगा। तो अगर मैं कंपेयर करूं, एक तरफ डेट्रिटस फूड चेन है, एक तरफ ग्रेजिंग फूड चेन है, तो देखो डेट्रिटस था, अर्थवॉर्म ने उसके ऊपर एक्ट किया, वो प्राइमरी फीडर हो गया। उसके बाद उसको किसने खाया? वो सेकेंडरी फीडर हो गया। लेकिन ग्रेजिंग फूड चेन में प्लांट था, प्रोड्यूसर था, प्राइमरी कंज्यूमर ने उसको खाया, स्पैरो टॉप कंज्यूमर हो गई यहाँ पे। इसी तरह एक्वेटिक फूड चेन्स होती हैं। एक्वेटिक फूड चेन में फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्रोड्यूसर्स, zooplankton आर herbivores, स्मॉल फिश, स्मॉल कार्निवोर, लार्ज कार्निवोर, टॉप कंज्यूमर, ठीक है? तो इस तरह से देयर इज ए फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन अ फूड चेन। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन्स की हमने बात करी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, यहाँ पे आपने ध्यान दिया हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये फिजिक्स कहाँ से आ गई सर?
फिजिक्स इसलिए आ गई बच्चों, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, कि सन से प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर्स, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है बच्चों, कि एनर्जी ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम इन वेरियस फॉर्म, लेकिन इसको ना तो हम बना सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में जो एनर्जी प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी कांस्टेंट है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, स्टोरेज एंड लॉस ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी इकोसिस्टम में, फूड चेन में, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है जी, तो हमने ये सारी बात कर ली। द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, हर्बेशियस वुडी प्लांट्स होते हैं, इसी तरह एक्वेटिक सिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी या हायर प्लांट्स हो जाएंगे। ठीक है, बट इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि फर्स्ट लॉ तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई ना तो कन्वर्ट क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन सेकंड लॉ क्या कहता है, देयर इज अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल दे रिक्वायर। मतलब ये है कि सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, कि जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, इट कॉजेज रिडक्शन ऑफ फ्री एनर्जी टू द सिस्टम। कोई भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन 100% एफिशिएंट नहीं होता, जिसको हम समझ सकते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये क्या कहता है कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी जाती है, तो अवेलेबल एनर्जी का सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होता है। कि मान लीजिए सन से हमें प्रोड्यूसर्स को क्या मिला, 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी मिली, तो जो हर्बीवोर्स हैं उनके पास इसका सिर्फ 10% ट्रांसफर होगा, मीन्स लगभग 1000 किलो कैलोरी जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर कार्निवोर के पास इसका 10% जाएगा, मतलब 100 किलो कैलोरी। टॉप कंज्यूमर के पास इसका 10% जाएगा, सिर्फ 10 किलो कैलोरी। यही तो ये कह रहा है कि देयर इज ए रिडक्शन ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसलिए आप देख रहे हो 1000 जूल, 90 जूल, 9 जूल, 0.9 जूल, सनलाइट से 1000 आई, प्लांट्स ने उसका 10% यूज किया, 2 से 10% ही होता है। सो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी प्रोग्रेसिव। तो दीज टू लॉज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये अलग अलग टाइप के कंज्यूमर्स, हेटेरोट्रोप्स, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स हैं, उसके बाद टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में क्या है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन मैंने आपको बताई, जहाँ पे डिकम्पोजर्स का रोल इंपॉर्टेंट होता है, सेप्रोफाइट्स कहते हैं उनको, है ना। तो ये डिकम्पोजर्स डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट कर देते हैं, ऑलरेडी हमने डिकम्पोजिशन प्रोसेस में सारा डिटेल में डिस्कस कर लिया। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ग्रेजिंग फूड चेन, सारी की सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ। अब कंसेप्ट आ जाता है फूड वेब का, ये भी आपने बहुत पढ़ा हुआ है, फूड चेन और फूड वेब। तो फूड चेन, चलो मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फूड चेन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, व्हाट इज अ फूड चेन, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स या पॉपुलेशंस आप कह सकते हैं, इन अ इकोसिस्टम थ्रू विच या बाय विच food and energy is passed। ठीक है, तो फूड चेन स्ट्रेट होती है जनरली, मैक्सिमम 4 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, एक फूड चेन में 4 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं मिलते। ग्रेजुअली एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू 10% लॉ, ग्रेजुअली एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स कैन ऑपरेट एट मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल, और डिकम्पोजर्स का कोई फिक्स पोजीशन नहीं है फूड चेन। ठीक है, आप उसके बाद फूड वेब की बात बता रहा था। फूड वेब क्या होता है, जब बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड हो और एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को ऑब्टेन करे, वो क्या कहलाता है, फूड वेब। ठीक है जी, देखिए ये एक फूड चेन है, प्रोड्यूसर्स माउस,
स्नेक, काइट या ईगल, जो भी आप कहना चाहें। ये दूसरी फीड चेन होगी, ग्रेजिंग एनिमल, हर्बीवोर्स, कार्निवोर, टॉप कंज्यूमर। या अब देखिए यहाँ पे गोट ने, यहाँ पे फर्स्ट फूड चेन में, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, प्रोड्यूसर्स फॉर्म फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल और ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। लेकिन दूसरी फूड चेन में यहाँ पे आप देखिए, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल और यहाँ पे लायन थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो सेम ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन डिफरेंट फूड चेन्स इज नोन एज फूड वेब। ये तो फॉरेस्ट में फूड वेब है, ठीक है, ये ग्रासलैंड है, वहां का फूड वेब है, ये एक्वेटिक फूड वेब है। तो आप इनको माइन्यूटली देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब इसके फीचर्स क्या है फूड वेब के? फूड वेब इज मोर रियलिस्टिक, मोर रियल एज कंपेयर टू फूड चेन। नेचर में यही होता है, कोई इंडिविजुअल फूड चेन नहीं मिलती, ठीक है। फूड वेब स्ट्रेट नहीं होता लाइक फूड चेन, ठीक है जी। इट प्रोवाइड नंबर ऑफ अल्टरनेट पाथवेज टू गेट फूड एंड एनर्जी, है ना, ये भी उसका फायदा हो जाता है। एंड इट इज एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। तो दीज आर फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। बात समझ में आ गई बच्चों मेरे, ठीक है। अब ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग और इन ए कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट, रिलेशनशिप अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट और फूड, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई स्पेसिफिक प्लेस इन ए फूड चेन, और वो प्लेस क्या कहलाता है? ट्रॉपिक लेवल। जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, दे फॉर्म फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। हार्बीवोर्स, ग्रेजिंग फूड चेन की बात कर रहा हूं मैं, हार्बीवोर्स हैं, दे फॉर्म सेकंड ट्रॉपिक लेवल। स्मॉल कार्निवोर्स हैं, दे फॉर्म थर्ड ट्रॉपिक लेवल। एंड टॉप कंज्यूमर या लार्ज कार्निवोर फॉर्म फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। अब मैंने आपको ये कहा था कि जनरली एक फूड चेन में 4 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होते। वाई? देखो, सन से 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी आई, ठीक है, उसका 10% यूज किया किसने? प्रोड्यूसर्स ने। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कितनी गई? 100 किलो कैलोरी। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे उसका 10%, 10 किलो कैलोरी। एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे 1 किलो कैलोरी एनर्जी इज अवेलेबल। तो आफ्टर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, energy available becomes so less that it will become very difficult for organisms of that tropic level to survive. That's why only 4 tropic levels are found in a food chain. Food web में कई बार 5 हो जाते हैं क्योंकि alternate sources present होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, there are different tropic levels in ecosystem. Producers, first tropic level. Primary consumer, herbivores, second tropic level. Secondary consumer, carnivore, third tropic level. Fourth tropic level, top carnivores, tertiary consumer. So simply you can remember this. Okay. अब दो वर्ड है, स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप, दोनों का डिफरेंस आपको पता है किसी को? तो एक बार कमेंट सेक्शन बताइए फटाफट। इफ यू नो द डिफरेंस प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द डिफरेंस। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एवरी ट्रॉपिक लेवल हैव certain amount of living material at a particular टाइम। उसको क्या कहते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप। इट इज मेजर्ड एज बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसको कैसे मेजर कर रहे हैं हम? एज बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही है बच्चों? देखो क्या वर्ड है, क्या वर्ड है? स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप। अमाउंट ऑफ बायोमास, अमाउंट ऑफ बायोमास present in an ecosystem, present in a ecosystem at a given time, ठीक है, वो क्या कहलाता है? at a in a specific area, that is known as standing crop, ठीक है। इसको फ्रेश और ड्राई वेट में मेजर कर सकते हैं। ड्राई वेट ज्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि उसमें बाकी कंपोनेंट्स हटा दिए जाते हैं। अब ये स्टैंडिंग क्रॉप जो है, इट रिप्रेजेंट्स कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, इट रिप्रेजेंट्स एंटायर लिविंग मैटर, एंटायर लिविंग मैटर इसमें आ जाता है।
तो इसकी वजह से कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस एंड कंजप्शन बन रहा है, यूज हो रहा है, अकर्स इन इकोसिस्टम। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं दूसरे वर्ड के साथ, दैट इज स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप को मैं कंपेयर करता हूं दूसरे वर्ड के साथ स्टैंडिंग स्टेट, तो क्या फर्क है दोनों में? इट इज अमाउंट ऑफ inorganic nutrients, amount of inorganic nutrients found in ecosystem, वो कंप्लीट था एट अ गिवन टाइम इन एन एरिया। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया आपको कि अमाउंट ऑफ बायोमास, ये है अमाउंट ऑफ बायोमास, इसमें सब कुछ आ गया, एंड स्टैंडिंग स्टेट इज अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो ये बायो जो स्टैंडिंग क्रॉप है एंटायर लिविंग मैटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्टैंडिंग स्टेट रिप्रेजेंट्स, बताओ, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का मतलब रिप्रेजेंट्स नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सर्कुलेट होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। बात समझ में आ गई बच्चों? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बात समझ में आ गई? तो स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप दो इंपॉर्टेंट वर्ड थे, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसको लेके भी। चलें आगे, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम एनसीईआरटी का, एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। देखो, सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है जी, इससे एनर्जी कहाँ पे आई? इससे एनर्जी आई जी प्रोड्यूसर्स के पास, इन्होंने फूड सिंथेसाइज किया, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बना देते हैं, हर प्रोड्यूसर्स फॉर्म फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब इन्होंने क्या किया? अपनी लाइफ प्रोसेसेस की, ठीक है, तो हीट का लॉस हुआ कुछ अमाउंट में। ठीक है, तो क्या बच गया इनके पास? अब इनके पास जीपीपी माइनस आर क्या बच गया? एनपीपी। ये पास हुआ इनके पास सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल में हर्बीवोर्स के पास, उन्होंने उसको यूटिलाइज किया एज हीट एनर्जी, कुछ लॉस हुआ, वो वहां से कहाँ गया? थर्ड ट्रॉपिक लेवल कार्निवोर्स के पास एंड सो ऑन, टॉप कंज्यूमर्स के पास। ठीक है, प्रोड्यूसर्स का ऑर्गेनिक रिमेन किसके पास गया? ऑर्गेनिक रिमेन डेथ के बाद किसके पास गया? डिकम्पोजर्स के पास। ठीक है, हार्बीवोर्स का जो यूटिलाइज नहीं हुआ वो कहाँ गया? डिकम्पोजर्स का। एंड हर ट्रॉपिक लेवल के बाद जो अनयूटिलाइज्ड है या एक्सक्रीटरी वेस्ट है, ऑर्गेनिक रिमेन्स हैं, वो कहाँ चले गए? डिकम्पोजर्स के पास। और बाकी उस ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म में अपने लाइफ मेंटेनेंस के लिए उसको यूटिलाइज कर लिया, पार्ट ऑफ इट इज लॉस्ट, दैट्स व्हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकम लेस आफ्टर एवरी ट्रॉपिक लेवल। समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। हमने 4 पॉइंट में कहा था कि डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर को, तो फोर्थ पॉइंट क्या था बच्चों, बताओ? फोर्थ पॉइंट क्या था? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इन तीनों में अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो। अब हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। किसको कहेंगे हम इकोलॉजिकल पिरामिड? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जस्ट अ सेकंड, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? बताओ? ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। कौन से इकोलॉजिकल पैरामीटर्स सर? कौन से इकोलॉजिकल पैरामीटर्स? लाइक बायोमास, नंबर एंड एनर्जी। इन तीनों इकोलॉजिकल पैरामीटर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन इज नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड में एक चीज आपको याद रखनी है बेटा, जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे। प्रोड्यूसर्स फॉर्म द बेस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, और जो टॉप है इट इज ऑक्यूपाइड बाय टॉप कार्निवोर, टॉप कंज्यूमर, किसी में भी आप देखिए। ठीक है, इनको एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज एल्टोनियन पिरामिड्स। क्यों? क्योंकि चार्ल्स एल्टोन ने सबसे पहले इनको डेवलप किया। ठीक है जी, 3 टाइप के पिरामिड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, तो सीधी सी बात है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन। ठीक है जी,
T1 ट्रॉपिक लेवल 1 प्रोड्यूसर्स होंगे, T2 प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स, T3 सेकेंडरी कंज्यूमर स्मॉल कार्निवोर, T4 टर्शियरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर। ठीक है जी। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, देखो ग्रासलैंड में क्या है, अपराइट है। पोन्ड इकोसिस्टम में क्या है, अपराइट है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या है, स्पिंडल शेप्ड है। और इन्वर्टेड है पैरासाइट इकोसिस्टम में। क्यों है जी? पैरासाइट इकोसिस्टम इन्वर्टेड क्यों, सॉरी पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड क्यों होता है? Generally, number of individuals in a higher trophic level are smaller than number of organisms at lower trophic level. क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में एनर्जी का लॉस होता चला जाता है। लेकिन ए सिंगल लार्ज साइज्ड प्रोड्यूसर, जैसे एक बनियन ट्री हमने ले लिया, नंबर तो एक ही है, एक ट्री ले लिया, कैन प्रोवाइड नरिशमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोर्स। ठीक है, तो प्लांट एक, हर्बीवोर्स उससे ज्यादा। ठीक है, जैसे बर्ड्स स्पैरोज हो गए, एंड दे आर ईटन बाय ईगल। ईगल का नंबर स्मॉल होता है, इसलिए वो ऐसा हो जाएगा, स्पिंडल शेप्ड हो जाएगा। और फिर टॉप कंज्यूमर। ठीक है, इन्वर्टेड क्यों हो जाएगा बताओ? कि पैरासाइट था, पैरासाइट बहुत सारे होते हैं। पैरासाइट को कौन खाता है? हार्बीवोर बर्ड्स। हार्बीवोर बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं? ट्री पे रहते हैं। तो ये इन्वर्टेड हो गया। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। पिरामिड ऑफ बायोमास, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनिक मैटर जो बायोमास हर सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी T1 प्रोड्यूसर, T2, T3 एंड T4। पिरामिड ऑफ बायोमास, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अपराइट, लेकिन पोन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड। क्यों? पोन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड क्यों? चलो बताओ, बताओ। दिख रहा है? बायोमास वेल का ज्यादा एज कंपेयर टू स्मॉल फिशेस, और उनसे भी कम किसका? किसका? फाइटोप्लैंक्टॉन्स का या जूप्लैंक्टॉन्स का। तो बायोमास टॉप वाले का ज्यादा एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, तो इसलिए इन्वर्टेड हो जाता है। एनर्जी, ये हमेशा अपराइट होगा, ये हमेशा अपराइट होगा, हमेशा अपराइट होगा, याद रख लो, थंब रूल है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। कुछ भी हो जाए, ये हमेशा अपराइट रहेगा बच्चों, इसमें कोई किंतु परंतु इफ बट नहीं आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स पे क्या हो जाता है? एनर्जी का लॉस होता चला जाता है। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनके पास मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल होगी, और जो टॉप कंज्यूमर होगा उसके पास लीस्ट एनर्जी अवेलेबल होगी। तो दे नीड टू डिपेंड ऑन वेरियस रिसोर्सेज फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन इनकी कुछ कमियां हैं, कुछ फायदे होते हैं तो कुछ कमियां भी होती है ना। तो अगर एनर्जी पिरामिड की बात करें तो नो इन्वर्टेड पिरामिड्स आर ऑब्टेन्ड, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन ये मुश्किल हो जाता है टू कलेक्ट एनर्जी डाटा। इट शोज एक्चुअल एनर्जी ट्रांसफर, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीशीज के स्पेसिफिक को असाइन करना एक ट्रॉपिक लेवल में मुश्किल हो जाता है। इट कैन बी कंपेयर्ड विद डिफरेंट इकोसिस्टम। ठीक, इसी तरह बायोमास की अगर हम पिरामिड की बात करें तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये इसके लेकिन नुकसान हो गए। तो यहाँ से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपैरिजन के लिए इनको आप लिख सकते हैं। ये एनसीईआरटी डायग्राम्स है आपके। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ये पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमेशा ब्राइट होगा। ठीक है बच्चों, इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट, प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर देन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड सो ऑन। ठीक, ये मैंने बता दिया आपको, लेकिन ये उल्टा भी बता दिया मैंने, इन्वर्टेड पिरामिड इन इकोसिस्टम बायोमास वाला है। ये बायोमास की बात करी, बायोमास इसका मैक्सिमम है एंड ग्रेजुअली बायोमास डिक्रीज हो रहा है। ठीक, इसी तरह पिरामिड ऑफ नंबर की बात हमने करी, पिरामिड ऑफ नंबर की बात हमने करी। प्लांट एक है, उसके ऊपर हर्बीवोर्स स्पैरोज हैं, फिर पैरासाइट उससे ज्यादा, हाइपर पैरासाइट सबसे ज्यादा, तो ये भी इन्वर्टेड हो गया। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो देयर आर एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज इन्वर्टेड, ऑलरेडी मैंने बता दिया। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ठीक, अब बात क्या आती है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम अब,
इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तो आप समझ सकते, एबिलिटी कह सकते हैं, कैपेबिलिटी आप कह सकते हैं। तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी से क्या मतलब है बताओ? कि रेशो है बिटवीन द एनर्जी एसिमुलेटेड ओवर द एनर्जी अवेलेबल बिटवीन टू ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, लिनमैन ने सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया था, जिन्होंने 10% लॉ दिया एनर्जी ट्रांसफर का, उन्होंने सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया। तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या होगी बच्चों? फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या होगी बताओ? फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या होगी? एनर्जी इन ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अपॉन एनर्जी इन इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। कि इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में से प्लैंट्स ने कितनी एनर्जी को यूज किया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जनरली आती है 1 to 5%। ठीक है, नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, व्हाट इज नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी? कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी अपॉन जीपीपी, कि जीपीपी में से एनपीपी ने कितना यूटिलाइज किया। इसी तरह एक होता है एसिमिलेशन एफिशिएंसी, एसिमिलेशन एफिशिएंसी वो क्या होगा कि फूड एनर्जी एसिमिलेटेड, फूड एनर्जी एसिमिलेटेड अपॉन फूड एनर्जी इंजेस्टेड, कितना उसने इंजेस्ट किया, उसमें से कितनी एनर्जी मिली इनटू 100। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एफिशिएंसीज। तो बच्चों ये आपका चैप्टर है जिसमें हमने सारी चीजों को डिटेल में एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज्ड सिलेबस। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो क्या करना है, आपके स्टडी डेस्टिनेशन के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और फिर शेयर कर दीजिए। कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और प्रीवियस वीडियोस आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन की आईआईटी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए गए हैं। कीप स्टडिंग। गुड लक बच्चों।